वेलकम क्लास 10। आज हम लोग विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हमें जान लें कि रासायनिक समीकरण का शुरुआत यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, उसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले हमको जाना होगा और समझना होगा चेंजेस के बारे में, परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन या उसको अंग्रेजी में कहते हैं चेंजेस। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2 सेट एग्जाम्पल का लेता हूँ। पहला सेट में जैसे दूध से दही बनना, इसको होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क अंग्रेजी इसका हो गया। दूसरा है लोहे में जंग लगना, इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और तीसरा हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं कागज का जलना। बर्निंग ऑफ पेपर। दूसरी तरफ हम लेते हैं बर्फ का पिघलना। मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं लोहे के रॉड का गर्म होना, यानी कि हीटिंग ऑफ आयरन रॉड। और तीसरा हम ले लेते हैं कागज को मोड़ना, फोल्डिंग ऑफ पेपर। अब इन 2 सेट ऑफ चेंजेस को हम थोड़ा समझने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम विचार करते हैं सेट ए। मान लिया जाए सेट ए है, इधर वाला को सेट बी का है। तो पहले हम सेट ए के चेंजेस के बारे में सोचने का प्रयास करते हैं। पहला है दूध से दही बनना। तो सवाल उठता है, क्या दूध और दही 2 अलग अलग चीजें हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही है, दूध और दही दोनों में अंतर है। दूध से दही बनना मतलब कि एक नया पदार्थ बन रहा है। नया पदार्थ क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि दूध में जो प्रोटीन है वो दही में उस रूप में नहीं है। जो दूध में प्रोटीन है उसको हम कहते हैं केसिन, लेकिन दही में वो कैल्शियम कैसिनेट में बदल गया है। दूध में विटामिन सी नहीं है, दही में विटामिन सी आ गया, यानी कि विटामिन सी का निर्माण हो गया। दूध में कार्बोहाइड्रेट जो है उसको नाम है लैक्टोज, और वो बदल गया अब लैक्टिक एसिड में, दही में। इसी प्रकार और भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण दूध और दही दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। तो इस प्रक्रिया में, इस परिवर्तन में क्या हो रहा है? इस परिवर्तन में दूध से दही जो बन रहा है, यानी कि दही एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात, क्या हम दही को वापस दूध में बदल सकते हैं? तो यह संभव नहीं है, अर्थात एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो हमने पहले एग्जाम्पल से देखा कि जो ए सेट के परिवर्तन हैं वो सबसे पहले इसमें नए पदार्थ बने, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। और दूसरी चीज ये है, सामान्य तौर पे अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि इरिवर्सिबल है, ये बैक नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर दूध से दही बन रहा है तो क्या दूध के गुण और दही के गुण एक समान है? तो जाहिर सी बात है, एक समान तो नहीं है। कुछ भौतिक गुण में भी अंतर है, कुछ रासायनिक गुण में भी अंतर है। क्योंकि नया पदार्थ बन गया तो रासायनिक गुण तो बदलेगा ही बदलेगा, साथ में भौतिक गुण देखें तो दूध और दही, दूध जो होता है क्लोराइड है, जबकि दही क्या है? जमा हुआ, थक्का जमा हुआ, क्लोराइड फट गया है, ग्रुप है। इसी प्रकार दूध मीठा होता है, दही खट्टा होता है, बहुत सारे स्वाद में भी, टेस्ट में भी अंतर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदलते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन।
तो क्या ये तीनों जो परिवर्तन हमने पहला एग्जाम्पल में दिखा, क्या दूसरे में भी है, तीसरे में भी है? तो देखते हैं हम लोग। लोहे का जंग में जंग लगना, अगर लोहे में जंग लगता है दूसरा, तो आपने देखा होगा लोहा में जब जंग लगता है तो भूरा कलर का ऊपर से डिपॉजिट होता है और हवा लगने के बाद सूख करके गिरने लगता है। तो लोहे की जंग जब लगता है तो लोहा है आयरन, और जंग जब बनता है तो बनता है Fe2O3.XH2, ये है जंग, या इसको हम कहते हैं Fe3O4.FeOH3। इस तरीके से देखा जाए तो कह सकते हैं कि यानी कि बेसिक आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जंग लगने के कारण क्या होता है, आयरन जो है ऑक्साइड में बदल जाता है। आयरन किसमें बदलता है? ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जंग में लगने के दौरान लोहा से एक नया पदार्थ बनता है, लोहे के ऑक्साइड और लोहे के हाइड्रोक्साइड। तो मुख्य रूप से देखा इसके लिए जरूरी है कि हवा भी हो, नमी भी हो। हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आयरन रिएक्ट करेगा तो मिक्स आयरन ऑक्साइड बनाएगा, मिश्रित लौह ऑक्साइड बनाएगा, और मिश्रित लौह ऑक्साइड के साथ साथ जो भी वाटर से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड भी आयरन का बन जाएगा। तो इस तरीके से जंग धीरे धीरे छूट छूट के गिरने लगता है। दूसरी बात कि लोहे से जब जंग बन जाता है तो लोहा नष्ट हो जाता है, करोड़ों टन प्रति वर्ष लोहा नष्ट होता है। उसको वापस रिवर्स बैक करना आसान नहीं है, रिवर्स बैक उसी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता, या रिवर्स बैक कर सकते हो, वापस उसको लोहे में बदलना मुश्किल है। और तीसरा है इसके तो यानी कि दो चीज़ हमने देखा कि यहाँ भी नया पदार्थ बन रहा है और अनुत्क्रमणीय है, और इसका भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदलता है। लोहा ब्लैक रंग का होता है, चमकीला पदार्थ होता है, जबकि ये जो आयरन ऑक्साइड है लाल भूरा रंग का होता है। तो ये अंतर हो गया भौतिक गुण में, रासायनिक गुण में तो अंतर है, क्योंकि दोनों का रासायनिक, दोनों अलग अलग पदार्थ तो रासायनिक गुण में अंतर है। तो इस तरह से देख पा रहे तो ये तीनों चीजें आपको सेकंड एग्जांपल में मिल रहा है। थर्ड एग्जांपल अगर कागज का जलना बात करें तो कागज जब जलता है तो कागज जो बना है वो सेलुलोज का बना है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जलेगा तो CO2 और H2O बन जाएगा, तो नया पदार्थ तो बनता है। तो नया पदार्थ यहाँ भी बन रहा है एग्जाम्पल 3 में भी। इसके अलावा जब कागज को जला देगा तो क्या जले हुए चीज से कागज वापस आएगा? नहीं आएगा, अर्थात तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी है। और तीसरी बात है कागज दिखने में जैसा लगेगा, क्या जलने के बाद वैसा ही दिखेगा? क्या कागज और उसके जले हुए राख में भौतिक और रासायनिक गुण में अंतर नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण में भी बदलाव होता है। तो अर्थात ए सेट के जितने भी एग्जाम्पल हैं इनमें तीनों चीज आपको देखने को मिलेगा, नया पदार्थ बनेगा, अनुत्क्रमणीय है और भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं। चलिए अब इसी क्रम में हम बात कर लें कि सेट बी में क्या हो रहा है। सेट बी, अगर बर्फ का पिघलना, तो बर्फ क्या है? H2O है बर्फ, और बर्फ जब पिघलेगा तो क्या बनेगा? जल, और जल का सूत्र भी H2O है। क्या कोई नया पदार्थ बना? तो आप कहोगे कि नहीं, नया पदार्थ कहाँ बना, दोनों का सूत्र देखिए। बस अंतर कहाँ है? तो दोनों के बीच के गैप में, कणों के गैप में अंतर है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बर्फ और जल में कोई अंतर नहीं है। पिघला है तो बर्फ से जल बन गया, तो कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो पहला चीज ये हो गया कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। दूसरा, बर्फ से जल बना तो जल को जब जमा देंगे तो बर्फ भी बन जाएगा, बर्फ से जल बना है तो जल से बर्फ भी बन जाएगा। तो अर्थात क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और तीसरी बात कि जल और बर्फ के भौतिक और रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुण में अंतर नहीं है, दोनों रासायनिक रूप से एक ही हैं, लेकिन भौतिक गुण में अंतर यही हुआ कि एक ठोस है तो एक द्रव है। तो भौतिक गुण में यहाँ बदलाव तो हुआ, लेकिन रासायनिक गुण में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो हम देख पा रहे हैं कि इधर तीन चीजें हमें देखने को मिलेगी। पहला, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता हो रहा है इसमें। और दूसरा, ये अनुत्क्रमणीय ना होकर के उत्क्रमणीय है, क्योंकि इसे वापस किया जा सकता है, उत्क्रमणीय। और तीसरी चीज़ ये है कि यह इसमें केवल भौतिक गुण बदलता है, केवल भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। तो सेट ए और सेट बी के एग्जाम्पल को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि सेट ए में नया पदार्थ बन रहा है, सेट बी के चेंजेज में नया पदार्थ नहीं बन रहा है। सेट ए के सभी परिवर्तन क्या है? अनुत्क्रमणीय है, जबकि सेट बी के सभी परिवर्तन उत्क्रमणीय है। सेट ए के सभी परिवर्तन में भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुण में बदलाव होता है, और सेट बी के परिवर्तनों में केवल भौतिक गुण बदलता है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस आधार पे अब हम लोग इन दोनों तरह के चेंजेस को, परिवर्तन को दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं रासायनिक, ए सेट वाला जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, और बी सेट वाला जो है भौतिक परिवर्तन है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा। रासायनिक परिवर्तन सामान्य तौर पर अनुत्क्रमणीय होता है, भौतिक परिवर्तन सामान्य तौर पर उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदलता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। तो आइए इसको हम लोग समराइज करते हैं दोनों के बीच के डिफरेंस के रूप में।
तो अब तक हमने परिवर्तन के दो सेट देख लिए, सेट ए और सेट बी। सेट ए क्या था? रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम लोग कह रहे थे केमिकल चेंज, और दूसरा है सेट बी जिसको हम कह रहे हैं भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज। तो हमने बात की पहला भौतिक रासायनिक परिवर्तन में पहला काम क्या हो रहा था? तो पहला था नए पदार्थ का निर्माण, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस यानी नए पदार्थ का निर्माण। इसके ठीक विपरीत इधर क्या होता था? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड अर्थात कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं। कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। दूसरा हमने पढ़ा इट इज जनरली इरिवर्सिबल, यानी इरिवर्सिबल होने का मतलब है कि अनुत्क्रमणीय है, आगे पीछे नहीं जा सकता। सामान्यतः अनुत्क्रमणीय। इसका मतलब है कि अगर लोहे में जंग लग गया तो जंग से लोहा नहीं बनेगा, एक तरफ होगा दूसरे तरफ नहीं होगा। ठीक है, एक ही परिस्थिति में एक ही समय में शामिल एक साथ साथ लोहे से जंग लगे और जंग से लोहा भी बन जाए, ये दोनों साथ साथ संभव नहीं है, इसलिए अनुत्क्रमणीय है। जबकि ये क्या है? जनरली ये क्या है? जनरली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है यानी सामान्यतः उत्क्रमणीय है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो जल बन जाएगा, और सेम परिस्थिति में टेम्परेचर जैसे दोनों चीज़ें एक साथ होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बर्फ से जल ज़्यादा बनेगा और जल से बर्फ कम बनेगा, लेकिन होगा दोनों। तो आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अगर एक ही रिएक्शन कंडीशन में कोई रिएक्शन आगे बढ़े तो उसे हम कहेंगे कि उत्क्रमणीय है। तो बर्फ से जल और जल से बर्फ भी बन सकता है। जबकि यहाँ लोहे से जंग तो लगेगा लेकिन जंग से फिर लोहा नहीं बनता। और तीसरी चीज़ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि यहाँ क्या रासायनिक परिवर्तन में बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेज, यानी भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण बदलेंगे। जबकि यहाँ पे केवल माने केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेज, केवल भौतिक गुण बदलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेज, यहाँ पे केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा, भौतिक गुण में केवल बदलाव आएगा, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इनमें क्या अंतर है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें अर्थात केमिकल रिएक्शंस की बात करें, तो जितने भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हैं वो सब के सब रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसका डिफिनीशन यही है, डेफिनेशन इसका हो गया ऑल केमिकल चेंजेस, जितने भी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन हैं आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। यानी कि सभी प्रकार के
रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो हमने देखा था कि प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में पुराना पदार्थ बदल के नया पदार्थ बन जाता है। तो यानी कि पुराना पदार्थ में कोई ना कोई परिवर्तन, या पुराना पदार्थों में कोई ना कोई परिवर्तन होता है, अर्थात वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बन जाएगा, नया पदार्थ बनेगा। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी महत्वपूर्ण पदों की बात करें, महत्वपूर्ण पद या शब्दावली, तो सबसे पहले तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी वे प्रारंभिक पदार्थ जिनमें बदलाव आता है, तो उनको हम कहेंगे अभिकारक। अभिकारक या रिएक्टेंट्स। ये कौन है भाई, तो सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यही कहलाते हैं अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा, जिस पदार्थ में परिवर्तन होगा, वही कहलाएगा अभिकारक। दूसरे महत्वपूर्ण पद की बात करें तो दूसरा है उत्पाद, अर्थात प्रोडक्ट। तो जिस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ, तो इन भाग लेने वाले पदार्थों में परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएगा, और ये रासायनिक परिवर्तन होंगे, और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनेगा। जो नया पदार्थ बनेगा वही उत्पाद है। तो यानी कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नया पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले, बनने वाले, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ जो हैं वही कहलाते हैं उत्पाद। तीसरा जो टर्म है वह है उत्प्रेरक, अर्थात कैटलिस्ट। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को, स्पीड को, या उसके उत्पाद को मॉडिफाई करते हैं, परिवर्तित करते हैं। स्पीड बढ़ा देगा या घटा देगा। जनरली सामान्य तौर पे स्पीड बढ़ाते हैं, हालांकि कुछ घटाने वाले भी कैटलिस्ट होते हैं। इसके अलावा ये क्या करेगा, किसी अभिक्रिया में प्रोडक्ट ही चेंज कर देगा। यानी कि ये दो काम कर सकता है, या तो स्पीड को बढ़ा सकता है, या स्पीड को चेंज कर सकता है, रिएक्शन के स्पीड को, और दूसरी चीज़ है कि यह प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकता है। सो केमिकल सब्सटेंस एक रासायनिक पदार्थ है दैट डज नॉट गेट कंज्यूम्ड, जो खुद कंज्यूम नहीं होता, उपयोग नहीं होता, कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया में खुद उपयोग नहीं हो जाता है, ये खत्म नहीं होगा। एक बार हल्का ही मात्रा में, थोड़ा सी मात्रा में डाल दिया तो ये बहुत सारा काम करता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो अ केमिकल सब्सटेंस दैट डज नॉट गेट्स कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन बट इट आइदर स्पीड्स अप, या तो ये स्पीड अप करेगा, स्पीड्स अप द रिएक्शन, और मॉडिफाई द प्रोडक्ट, या तो रिएक्शन में स्पीड में परिवर्तन कर देगा, या प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई द प्रोडक्ट यानी वह रासायनिक पदार्थ
जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद प्रयुक्त नहीं होता परंतु या तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या उत्पाद को परिवर्तित कर देता है। जैसे अगर हम बात करें SO2 प्लस O2 बनता है SO3। ये रिएक्शन स्लो है, धीरे धीरे होता है, लेकिन जब इसमें SO2 प्लस O2 में एक कैटलिस्ट डालेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो यहाँ SO3 होगा, तो यहाँ SO3 बनेगा। प्रोडक्ट तो वही रहेगा लेकिन ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। यानी कि बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन स्लो है, जबकि कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन फास्ट हो गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण पद थे जिनके बारे में हमने आपको समझाया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो पहला था रिएक्टेंट, अभिकारक, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग यानी कि भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनता है उसे हम कहेंगे उत्पाद। और उत्प्रेरक, एक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद तो उपयोग नहीं होता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को बढ़ा सकता है या उसके उत्पाद को बदल सकता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पद थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। एक और एग्जांपल है H2 प्लस O2। सामान्य परिस्थिति में बिना कैटलिस्ट के H2O बनता है, जल बनता है, लेकिन जब हम H2 प्लस O2 का अभिक्रिया कराएं, यहाँ पे एक पेरोक्साइड कैटलिस्ट डाल दें, पेरोक्साइड कैटलिस्ट, तो अब H2O नहीं बनेगा, H2O2 बन जाएगा। तो यहाँ 2 रिएक्शन आप देख रहे हैं, एक कैटलिस्ट के साथ है, एक बिना कैटलिस्ट के। यहाँ क्या हुआ, कैटलिस्ट नहीं था तो जल बन रहा है, और कैटलिस्ट अगर डाल दिए पेरोक्साइड तो बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो प्रोडक्ट बदल गया। यानी कैटलिस्ट ये भी कर सकता है कि प्रोडक्ट को भी बदल सकता है। तो स्पीड, कुछ कैटलिस्ट क्या करते हैं तो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाते हैं और कुछ कैटलिस्ट क्या करते हैं प्रोडक्ट ही बदल देते हैं। तो आगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के कुछ सूचक या इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सूचक या इंडिकेटर्स क्या है, वे चेंजेस हैं, वे परिवर्तन हैं जो विजिबल या सेंसेबल हैं, जिनको आप तो या तो देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, और इनसे ये पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि सूचकों के बारे में अगर परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे दोज विजिबल और सेंसेबल चेंजेस दैट इंडिकेट्स द अकरेंस or completion of a chemical reaction are called indicators of a chemical reaction। यानी वैसा कोई भी दृश्य या अनुभव करने योग्य, देखने या अनुभव करने योग्य वह परिवर्तन जिससे हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने या संपन्न होने, समापन होने, पूर्ण होने की सूचना मिले, क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के सूचक कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के सूचक क्या हैं, वे दृश्य एवं या दृश्य या अनुभव योग्य परिवर्तन, अनुभव योग्य परिवर्तन जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने की सूचना दे, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया का
अभिक्रिया के सूचक कहा जाता है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा रासायनिक अभिक्रिया के सूचक क्या होते हैं, यानी कि वे देखने योग्य या अनुभव योग्य, या तो इसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और परिवर्तन है जो बाहर से या तो दिख जाएगा या अनुभव किया जा सकेगा, और उनसे क्या पता चलता है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है। तो इन्हीं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के सूचक। तो रासायनिक अभिक्रिया के सूचकों में पहला सूचक है चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट। दूसरा सूचक यानी कि अवस्था या भौतिक अवस्था में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। दूसरा है चेंज इन कलर, रंग में, रंग परिवर्तन कह दीजिए इसको, रंग परिवर्तन। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन। और चौथा है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी गैस विमुक्तन, यानी गैस बाहर निकलना। और पांचवा है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, अर्थात अवक्षेप निर्माण। तो ये 5 सूचक हैं जो ये बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई या शुरू हुई कि नहीं, खत्म हुआ कि नहीं, संपन्न हुआ कि नहीं, कहाँ तक संपन्न हुआ, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। इन्हीं को हम रासायनिक अभिक्रिया के सूचक कहते हैं। माफ कीजिएगा, तो ये सूचक ही रासायनिक अभिक्रिया का सूचक कहलाते हैं।